आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो 1914 से लेकर के 1918 तक होता है। आखिरी में आपको पता चलेगा कि गांधी जी जो सत्य के मार्ग पे चलते थे, अंत में बोले ये कि भैया आप करो या मरो। पेपर में ध्यान से देख लीजिएगा, एक न एक की टिप्पणी लिखने को जरूर मिलेगी पेपर में कि ना कोई अपील कर सकते हो, ना कोई वकील कर सकते हो और ना ही कोई दलील, सीधे जेल में डालोगे। ये रॉलेट एक्ट अच्छा नहीं है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद की। भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर से पहले आप सभी ने पढ़ा होगा कि भैया फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में जो है वो फैल जाता है। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। अब प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो दो गुटों के बीच में लड़ा जाता है। पहला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है धुरी राष्ट्र का और दूसरा जो होता है वो होता है मित्र राष्ट्र का। अब ये जो धुरी राष्ट्र होते हैं और मित्र राष्ट्र होते हैं, सर इसमें युद्ध कौन जीतता है? और सबसे बड़ी बात कि भैया भारत किसकी तरफ था? भारत तो सर इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो धुरी राष्ट्र होते हैं इसमें मुख्यतः ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी और तुर्की, ये हमारे देश शामिल होते हैं। और जो मित्र राष्ट्र होते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका। पहले अमेरिका इसमें भाग नहीं लेता है और बाद में अमेरिका जब इसमें जुड़ता है तो मित्र राष्ट्र जो होता है वो युद्ध जीत जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो 1914 से लेकर के 1918 तक होता है। भारत जो होता है इसमें ब्रिटेन की तरफ से भाग लेता है और भारत ब्रिटेन का साथ देता है, इसलिए भारत यहां पे शामिल नहीं है। अब बात करें कि भैया इसमें जबरन भर्तियां कराई गई, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि भारत में जो है ना हरियाणा, बिहार, यहाँ पे ताकतवर लोग होते हैं। अब ये लोग थे ना, ये जबरदस्ती शामिल किए गए ब्रिटेन की सेना में और जबरन जो है वो भर्तियां कराई गई। बहुत सारे वादे किए ब्रिटेन वाले लोगों ने कि भैया युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारत के साथ ये करेंगे, है ना। जो भारत की जनता है उसके बारे में बहुत सारे लुभावने वादे किए। अब देखिए इस युद्ध का प्रभाव क्या होता है। अब चूंकि युद्ध में बहुत लंबा खर्चा आया था, अब यहां से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बनता है, पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो कब से कब तक हुआ, कौन कौन से इसमें राष्ट्र शामिल थे, वो आपको बता दिया मैंने। अब पूछा जाता है कि भैया इसके क्या प्रभाव हुए। तो पहला प्रभाव जो आपको हेडिंग डालनी है वो है भैया कीमतों में वृद्धि। जो कीमतें थी बढ़ा दी गई, जो वस्तु पहले सस्ती मिलती थी अब वो बहुत महंगी मिलने लगी। उसके बाद आर्थिक प्रभाव और करों में बढ़ोतरी। जो ब्रिटेन सरकार थी उसने कर लगाना शुरू कर दिया, ऐसी ऐसी चीजों पर कर लगाया जैसे कि नमक के ऊपर कर लगा दिया और बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जिसकी वजह से भारत की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। फिर क्या हुआ कि जो मजदूर थे और जो दस्तकार थे उनका रोष, मींस कि ये जो मजदूर थे बहुत परेशान थे, ये क्रोधित होने लगे, विद्रोह करने लगे ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ। और प्राकृतिक संकट भी आया, अकाल भी पड़ गया, महामारी भी पड़ गई, सूखा भी आ गया। और ऐसे में सरकार भारत के नागरिकों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही थी। तो इसलिए ये हम लिख सकते हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और इसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने आपको बताए हैं ये आपको नोट करने हैं। अब देखिए, जैसे किसी मूवी में होती है किसी एक विलन की एंट्री या किसी एक हीरो की एंट्री, वैसे ही इस भारत देश में एंट्री हो जाती है महात्मा गांधी जी की। अब आप सोच रहे होंगे सर गांधी जी तो भारत के ही हैं, तो फिर ये आए कहां से? एक्चुअली ये थे कहां पर? ये थे दक्षिण अफ्रीका में। और ये दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी जो सरकार है उससे अपना लोहा मनवा करके आ रहे थे और वहां पे ये सत्याग्रह का विचार, इस भावना के कारण वहां की जो नस्ल भेदी सरकार थी उससे इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था। मींस कि वहां पे काले गोरे का भेद वाला सिस्टम चल रहा था, तो उससे ये लोहा मनवा करके भारत आए हुए थे। अब महात्मा गांधी जी यही सत्याग्रह का विचार लेकर के जब भारत आते हैं और भारत आने के बाद इन्होंने सत्य की राह पे आग्रह करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये इनके सत्याग्रह का विचार ये था, राइट। और ये कहते थे कि सच्चाई और अहिंसा ये एक ऐसा ढंग होता है, इससे किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, और वास्तव में आखिरी में आपको पता चलेगा कि गांधी जी जो सत्य के मार्ग पे चलते थे, अंत में बोले ये कि भैया आप करो या मरो, राइट। तो वो सब मजे की बातें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो सत्याग्रह का जो विचार है, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि सत्याग्रह का क्या विचार होता है, तो सिंपल सा लिखोगे कि सत्याग्रह का विचार मतलब सत्य की खोज पर बल देना और साथ ही साथ सच्चाई और
अहिंसा का ये एक ढंग होता है और सत्य की राह पे आग्रह करना, राइट। तो ये होता है सत्याग्रह का विचार। अब होता क्या है कि महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की इन्होंने क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब ये जब साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना कर दी और वहीं से फिर ये अपने आंदोलनों को क्या करने लगे, परिणाम देने लगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं चीजों को। बात करते हैं भारत में सत्याग्रह आंदोलन की। अब महात्मा गांधी जी ना आंदोलन के मामले में नंबर 1 खिलाड़ी थे। अब इन्होंने आकर के भारत इतने सारे आंदोलन कर डाले और इनका जो पहला आंदोलन हुआ वो आंदोलन हुआ चंपारण सत्याग्रह, राइट। ये जो चंपारण सत्याग्रह था, इसमें क्या था कि जो किसान थे वो नील की खेती करते थे और जो ब्रिटेन वाले लोग थे, जो ब्रिटेन जो सरकार थी वो कहती थी कि पूरी भूमि के 3/20 हिस्से में, यानी अगर 20 टुकड़े कर दो भूमि के तो उसमें 3 हिस्सों में आपको नील की खेती करनी है। किसकी खेती करनी है, नील की खेती करनी है। और ये नील की खेती जो होती थी वो किसानों के लिए हानिकारक होती थी। गांधी जी ने जो है बोला कि भैया किसानों की समस्या का इन्होंने आंदोलन किया और नील की खेती का इन्होंने विद्रोह कर दिया और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, राइट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं गांधी जी। अधिक वर्षा से गुजरात की गांव की फसल जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। गुजरात की जब फसल नष्ट हो जाती है तो गांधी जी बोलते हैं कि भैया अब ये जो किसान है ना ये कर नहीं देंगे ब्रिटेन सरकार को, ठीक है, ये कर नहीं देंगे। किसान इनके पास पहुंचते हैं और फिर क्या होता है, किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए क्या कर लिया, संघर्ष कर लिया। काफी हद तक लगान माफ होती है लेकिन कुछ परसेंट लगान किसानों को देनी पड़ती है और इस आंदोलन कहें या इस सत्याग्रह का नाम होता है खेड़ा सत्याग्रह। अब गांधी जी का तीसरा वाला देखना सत्याग्रह क्या होता है, यह है अहमदाबाद सत्याग्रह। होता क्या है कि एक मिल होती है और उस मिल में क्या बन जाता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, उसमें कुछ मजदूर काम करते हैं और मजदूर काम करते वहां पे एक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम होता है प्लेग महामारी, राइट। और ये महामारी जब फैलती है पूरे हम कह सकते हैं कि भारत के कई इलाकों में या फिर भारत की जो कई मिल थी उसमें फैल जाती है तो वहां के जो मजदूर होते हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। अब भैया मिल तो चलेगी किसकी बदौलत, मजदूरों की बदौलत। तो भैया ब्रिटेन सरकार ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि मजदूरों को बोनस दिया जाए। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि जो भारतीय मजदूर होंगे अगर वो आकर के इस मिल में काम करेंगे तो हम उनको 75% बोनस देंगे। अब गांधी जी तो इस बात से बढ़िया खुशी थे ना, और मजदूर भी खुश थे कि भैया हमको बोनस मिलेगा 75%। लेकिन जैसे ही ये महामारी समाप्त हुई ब्रिटेन सरकार ने कहा कि बोनस समाप्त, अब हम नहीं देंगे। अब ये लोग कहां पहुंचे, गांधी जी के पास। गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें बोनस दिला, जो देते हैं बोनस हम तुम्हें दिला करके रहेंगे। गांधी जी ने बोनस जो है क्या किया कि भाई बोनस इनको देना स्टार्ट कर दो, ब्रिटेन सरकार से बोलते हैं। ब्रिटेन सरकार निर्णय लेती है और 35% बोनस पे वो क्या करती है, राजी हो जाती है और इनको जो मजदूरों को बोनस था वो वापस से मिलने लगता है। तो ये है अहमदाबाद सत्याग्रह। पेपर में ध्यान से देख लीजिएगा, एक न एक की टिप्पणी लिखने को जरूर मिलेगी वो पेपर में और फिर उसके बाद आप रह जाओगे अगर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से नहीं क्लियर करोगे। अब यहां पे हमने बताया कि भारत में सत्याग्रह आंदोलन, अब यहां से शुरुआत होती है लड़ाई झगड़े और मारपीट की। अब फिर विवाद ध्यान से सुनना, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा लाया गया था। और क्यों लाया गया था सर, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि भारत की जो जनता थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वो ब्रिटेन सरकार का विद्रोह कर रही थी। अब जब ब्रिटेन सरकार का विद्रोह कर रही थी भारत की जनता, कुछ लोग ऐसे थे जो विद्रोह कर रहे थे। अब ब्रिटेन सरकार ने कहा कि अगर कोई विद्रोह करता हुआ दिखाई दिया ना तो सीधे के सीधे क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे। और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए जेल में डाल देंगे। और हाँ, सिर्फ संदेह के आधार पे पकड़ लेंगे और सीधे जेल में डाल देंगे। अब ब्रिटेन सरकार के इस रॉलेट एक्ट से भारतीय जनता बहुत ज्यादा क्या हो गई, प्रभावित हो गई। और ये रॉलेट एक्ट कौन लेकर के आया था, सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पर आया था, राइट। तो हुआ क्या, कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में डालने का अधिकार जो था इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था। गांधी जी ने कहा अरे सुनो रॉलेट भैया, ये काला कानून है, ये कानून भारत में नहीं चलेगा। और मोतीलाल नेहरू जी ने तो कहा कि अच्छा, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, तुम कैसे ले आए रॉलेट एक्ट। यानी कि इन्होंने कहा कि ना कोई अपील कर सकते हो, ना कोई वकील कर सकते हो और ना ही कोई दलील, सीधे जेल में डालोगे, ये रॉलेट एक्ट अच्छा नहीं है। अब सुनिएगा, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग कहां पहुंच जाते हैं, जालियांवाला बाग नामक एक स्थान पर।
और बैसाखी का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? बैसाखी का दिन होता है, एक मेला लगता है। और लेकिन ये रॉलेट एक्ट के लिए गांधी जी ने एक बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया था कि भैया हम लोग कहाँ चलेंगे? जलियांवाला बाग नामक एक स्थान पे चलेंगे और वहां पे आंदोलन करेंगे। राइट, वहां पे क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे या फिर वहां पे बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। राइट, तो अब देखो क्या होता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि सब सत्य के राह पर चलेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अब गांधी जी यहां से फेल होने लगते हैं। देखना जरा ध्यान से। होता क्या है कि 30 मार्च 1919 को हड़ताल कर देते हैं और हड़ताल करने के बाद 6 अप्रैल को, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना, 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने का निश्चय लिया जाता है, लेकिन बाद में डेट बदल करके 6 अप्रैल कर दी जाती है। और 6 अप्रैल को जब हड़ताल करने का निश्चय लिया गया और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित कर दी गई। लेकिन सुनो होता क्या है, सभा जहां आयोजित की गई ना, उसके बाहर पतली पतली गलियां थी और वहां से कौन आता है? उन पतली पतली गलियों से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जनरल डायर। और वो उस समय पर जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी जो सरकार थी, ये कह सकते हो कि भैया उनके एक मुख्य आदमी थे जो जनरल डायर। इन्होंने निहत्थे भीड़ पे ना गोली चलाने का आदेश दे दिया और भैया सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत सारे भारतीय लोगों को नाक रगड़ने पे मजबूर होना पड़ा और लोग